हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। और आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है किस पे, लेसन 2 पे, वो भी किसका, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। इससे पहले जो है हम लोग इसके ऑलरेडी कई पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा जो है ये लेसन 2 का पार्ट 5 है। और लेसन 2 का नाम क्या है, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इसके पहले हम लोग इस पे 4 वीडियोस और बना चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो जा करके ज़रूर से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो बुक हमारी कौन सी चल रही है, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया चल रही है। आज का टॉपिक अब देख लेते हैं। आज का टॉपिक कवर करने से पहले जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, रिकैप देखते हैं, तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इस लेसन का जो पहला टॉपिक था वो क्या था, न्यू फेस ऑफ अ यूरोपियन ट्रेड। मतलब हमने देखा कि कैसे यूरोपियन पावर जो है अपने टेरिटरी से निकलती है और कैसे डिस्कवर करते हैं दूसरी जगहों को, और कैसे वो लोग इंडिया पहुंचते हैं। और इंडिया पहुंचाने वाला कौन था, कोलंबस था कि वास्को डी गामा था? आप लोगों को ये मुझे कॉमेंट करके बताना है। इसके बाद सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा, पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया। हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज, जिसे हम लोगों ने पावर कहा है, वो भारत में उनका प्रवेश होता है। और इनका जो मैंने आप लोगों को राइट ऑर्डर बताया था वो क्या था, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक्रोनियम दिया था, पूडेफ करके मैंने दिया था, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले पोर्चुगीज आता है, फॉलोड बाय कौन थे, डच थे, फॉलोड बाय आपके इंग्लिश थे, देन फॉलोड बाय फ्रेंच थे। ये आपके पेनिट्रेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, ये आप लोगों को याद रखना था, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। देन हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड। हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करती है 1608 में, और कैसे धीरे धीरे वो अपने आप को 1717 तक एक रॉयल फरमान चार्टर तक आती है, और कैसे वो अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है, और फिर कैसे वो यहाँ के पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी को का अपॉर्चुनिटी लेकर के कैसे अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेती है। उसके बाद कल जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। हमने देखा कि कैसे जो है ब्रिटिश ने बंगाल को लूटा, या फिर हम लोग बंगाल के अंदर उसने आक्रमण किया और कैसे बंगाल को अपना बनाया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों बंगाल को ही ऑप्ट किया था उसने। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग जो है इंडिया में सब जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी। जैसे ही मुगल एम्पायर आप लोगों का क्या हुआ, डिके हुआ, और उसके बाद वो अगर सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों का जो था वो मराठा पावर इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसके खिलाफ अभी तक ब्रिटिश कुछ नहीं कर रहा था। बाकी बंगाल में उन लोगों को एक अच्छा वो मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और बंगाल उस समय का सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था, फर्टाइल लैंड था, इस वजह से उन लोगों ने बंगाल को चूज़ किया। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने कल वाले लेक्चर में दिया है, आप लोग उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक आए थे कि कैसे वो लोग ब्रिटिश लोग जो है इसको ऑक्यूपाई करते हैं बंगाल को, ठीक है। तो लास्ट इन लोगों का वॉर कौन सा होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। और बैटल और बक्सर में इन लोग वॉन होने के बाद क्या करते हैं, जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल लोग स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे नंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग होगा, फिर कॉर्नवालिस होगा, फिर वेलेस्ली होगा, फिर डलहौजी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें देखिए ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराइज के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी उनके समय पे, जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इवेंट्स हुए होंगे उनका मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन अलग से ही उनसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो आज जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी होंगी वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या है। जिससे मैंने आप लोगों को कहा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पे आप लोग को ड्यूअल सिस्टम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो तरीके का, कुछ दो टाइप का कोई सिस्टम चल रहा है, ठीक है। किस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर आप लोगों का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश या कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी रियल मास्टर किसकी बन जाती है, बंगाल की बन जाती है, ठीक है। और रियल मास्टर कैसे बन जाती है बंगाल की, क्योंकि जो बंगाल की आर्मी रहती है, यहाँ पे इट्स जो है वो बंगाल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ये वाला जो इट्स है ये बंगाल के लिए यूज़ किया गया। तो बंगाल की जो आर्मी है
और इनफैक्ट यहाँ का पॉलिटिकल पावर रहता है वो सब किसके हाथ में चला जाता है, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। तो जब वो यहाँ का क्या बन जाती है, सुप्रीम पावर बन जाती है, तो वो यहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करती है जिसको उसने कहा है ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डबल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय द टर्म डबल गवर्नमेंट। द सिस्टम इन विच द कंपनी हैड बोथ राइट, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कंपनी के पास दोनों राइट हो। तो भाई ये कौन कौन से दोनों राइट हैं, एक राइट होगा दीवानी राइट और एक होगा निजामत राइट। ठीक है, तो अब ये दीवानी राइट का मतलब क्या होता है, दीवानी राइट का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट अ रेवेन्यू, एंड निजामत का मतलब होता है जुडिशियल पावर। ठीक है, तो चलिए ये तो पता चल गया कि भाई रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रही है, इस वजह से इनके पास जो है क्या हो गया, दीवानी राइट होगी। लेकिन निजामत राइट में जुडिशियल पावर कैसे थी, तो देखिए ये लोग क्या करते थे, ये नॉमिनेट करते थे किसको, डेप्यूटी सूबेदार को। तो अगर आज मैंने ही अपने किसी जान पहचान वाले को किसी एक पोस्ट पे मैं बैठा देती हूँ, नॉमिनेट कर देती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो भी अपना डिसीजन देगा वो मेरे फेवर पे ही देगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही थी कि इन लोगों ने बैठा तो दिया जुडिशरी में डेप्यूटी सूबेदार को, अब जो भी होता था वो हमेशा सूबेदार इनके फेवर पे ही देता था। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निजामत भी इनके हाथ में था, इसीलिए इसे क्या कहा गया कि डबल सिस्टम या ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट का अब इस सिस्टम का कुछ एडवांटेज भी होगा, अब ऐसे फ्री में वो लोग किए नहीं होंगे, तो इसका क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये था कि जो है ब्रिटिशर्स के पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, मतलब इनके पास शक्ति तो रहती है पर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आप लोगों को कोई पावर दे देती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती हूँ तो आप लोग उस पावर का मिसयूज करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नर जनरल्स आए यहाँ पे। तो जैसे ही 1765 में आप लोग जो है बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग आते हैं जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया है। इनके समय पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ है और एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। देखिए कॉर्नवालिस के बारे में एज सच इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, तो मैं इनके बारे में तब आप लोगों को बताऊंगी जब मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी आप लोगों का उसके लिए, कि वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है ये दोनों सक्सीड करते हैं किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को आप लोग सक्सीड करते हैं। तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आते हैं तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1798 से लेकर के 1805 तक, ये ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है, 1805 तक है। तो देखिए क्या होता है, बिफोर वेलेस्ली के पहले तक ब्रिटिश का क्या रहता है, ब्रिटिश जो पॉलिसी फॉलो करती है उस पॉलिसी का मतलब क्या रहता है कि वो लोग जो भी उनके यहाँ पे गेन्स और रिसोर्सेज रहते हैं सिर्फ उनको वो लोग इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, कंसोलिडेट करने में लगे रहते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा एम नहीं रहता है। उनको ये रहता है कि उनके जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे और जो यहाँ का प्रॉफिट हो रहा है बस उसको हम लोग इकट्ठा करते जाएं। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं रहता। लेकिन जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली आता है इसने नई पॉलिसी लाता है और इस पॉलिसी का एम रहता है, इसका जो पॉलिटिकल मेनली एम रहता है वो ये रहता है कि जितने से ज़्यादा जितने भी स्टेट हो सकें उनको ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाया जाए। तो क्या इसका पॉलिटिकल एम रहता है कि टू ब्रिंग एज मैनी एज स्टेट एज पॉसिबल अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो अब इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो 3 वेपन बोला जाए तो 3 वेपन या 3 मेथड भी बोल सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला होता है सब्सिडियरी अलायंस, ये आप लोग को याद रखना है। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस इन इंडिया, तो वेलेस्ली था। फिर है आउटराइट वॉर, मतलब डायरेक्टली वॉर करना, और एजप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ अ प्रिवेलिंग सब ऑर्डिनेटेड रूलर्स। तो ये 3 तरीके के वो मेथड इंट्रोड्यूस करता है। तो जिसमें से मैं आप लोगों के लिए सब्सिडियरी अलायंस का अलग से बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोगों को 4 दे दिए जाते हैं ऑप्शंस, उसके बाद अलग अलग कोड दिया जाता है, अब उस कोड को आप लोगों को चूज़ करना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। देन इसके बाद क्या होता है, फिर इनको फॉलो कौन करता है, हेस्टिंग। तो देखिए हेस्टिंग के समय, हेस्टिंग का टाइम पीरियड रहता है 1813 से 1822 तक।
तो इनके समय में क्या होता है, इनके समय में जो होता रहता है कि 1818 तक क्या होता है, लगभग सारा का सारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट किसके अंदर में आ जाता है, ब्रिटिश कंट्रोल में, सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ करके। तो धीरे धीरे पंजाब और सिंध को भी ये लोग लाने की कोशिश करते हैं। फिर लॉर्ड हेस्टिंग को कौन करता है सक्सीड, तो लॉर्ड डलहौजी करते हैं, और इनका टाइम पीरियड रहता है 1848 से 1856 तक। तो इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, तो ये होगा डलहौजी। तो अब देखते हैं डलहौजी जो है वो इंडिया में क्या करता है, एज अ गवर्नर जनरल आते हैं इन 1848, और उसके बाद धीरे से ये क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब भाई पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन तो ठीक है, लेकिन इसका एम क्या रहता है, इसका अंडरलाइंग मोटिव जो रहता है वो ये रहता है कि ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया में, उसको एक्सपांड करना, मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो ब्रिटिश एक्सपोर्ट को इंडिया में लाना, और यहाँ इंडिया को सिर्फ क्या बना देना, कंज्यूमर स्टेट बनाना। ये किसका एम रहता है, ये डलहौजी का एम रहता है। तो देखिए इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसको सेट करिए, गवर्नर जनरल को। तो उसमें याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपके कौन आते हैं, आपके आते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, फॉलोड बाय कॉर्नवालिस, फॉलोड बाय वेलेस्ली, देन इसके बाद आए आपके ये हेस्टिंग आ रहे हैं, इसके बाद आपका आ रहा है डलहौजी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये आप लोगों का पूरा क्रम था। तो ये आज से हमारा लेसन 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और सब्सिडियरी अलायंस। वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के दे दूँगी। और जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।